देखो आज ना हम डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डेंगू होता है वो एक वायरल बीमारी होती है, यानी कि डेंगू वायरस से होता है। और यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, जैसे मान लो डेंगू वायरस फैलेगा कैसे, तो एक मच्छर होता है यानी कि एडिस एजिप्टाई, उसके काटने से यानी कि एक से दूसरे तक ये फैलता है। ठीक है, तो देखो जो इसका इंट्रोडक्शन लिख रखा है मैंने, जैसे ये क्या है, एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि जो वायरस के थ्रू होता है। और इसका जो कारण होता है वो डेंगू वायरस होता है। ठीक, जो फ्लैबी वायरिडी फैमिली से आता है। ठीक, अब देखो वेक्टर कौन होगा इसका, यानी कि वेक्टर की यानी कि कैसे फैलेगा। जैसे सपोज मान लो मेरे को डेंगू हो रखा है, तो मेरे से दूसरे व्यक्ति तक कैसे जाएगा ये, तो अलग अलग होता है ट्रांसमिशन। तो इसका जो होता है वो एडिस एजिप्टाई एक मच्छर होता है, जो फैमिली फीमेल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करा, सपोज मान लो मैं इन्फेक्टेड हो रखा हूँ, तो मेरे को काटा, और मेरे को काटने के बाद एक दूसरे यानी कि नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट लिया, तो मेरा जो ब्लड होगा उसके अंदर वायरस होगा, यानी कि डेंगू वायरस। तो उसको वो लेके जाएगी, दूसरे में इंट्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, इसके तो थोड़ा इसके बारे में देख लो। इसके एडिस एजिप्टाई की ये क्या करती है, फ्रेश वाटर में अंडे देती है। तो अगर मान लो जैसे कूलर वगैरह में हम पानी भरते हैं, तो उसको क्या करना है, तुमको साफ कर देना है, क्योंकि अब अंडे देगा यानी कि, तो उससे बच्चे निकलेंगे मच्छर के। ठीक, और जो डेंगू वायरस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आरएनए वायरस होता है इसके अंदर, यानी कि दो तरह के होते हैं, एक तो डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है। तो मोस्टली आरएनए वायरस होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, वो सॉरी, हाँ, तो ये आरएनए वायरस होता है। और उसके सीरोटाइप यानी कि चार प्रकार का होता है, जैसे बी एंड बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये सेकंड वाला जो होता है ये मोस्ट डेंजरस होता है। ठीक है, अब देखो इसकी मैंने मैकेनिज्म ही लिख रखी है, यानी किस तरह से फैलता है ये। सपोज मान लो आपके घर में कोई वाटर कूलर वगैरह है, ठीक है, या कोई सी चीज है जिसमें क्या है, एक फ्रेश वाटर है पूरी तरह से। ठीक, तो उसमें क्या करेगा ये मॉस्किटो, क्या है, उसमें अंडे दे देगा। ठीक, अब अंडों से क्या होगा, बच्चे निकलेंगे, और बच्चे निकल के क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, और ये पूरे मॉस्किटो बन गए। अब इन्होंने क्या करा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से क्या है, डेंगू हो रखा है, इसको क्या करा, काटा, देखो ये इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर पहले से वायरस था, यानी कि डेंगू वायरस। अब इसने इसको काटा, इन्फेक्टेड पर्सन को, ये पहले से इन्फेक्टेड है। अब यही वाला मच्छर क्या करा, उड़ के इसको काट लिया, यानी कि जो कि नॉन इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो जो वायरस इसके अंदर चले गए थे, वायरस के वो क्या हो गए, इसने इसमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो इसको भी क्या हुआ, डेंगू हो गया। तो हमें ध्यान रखना है, मान लो जैसे कोई भी व्यक्ति जिसको डेंगू हो रखा है, तो उसको क्या करना है, आइसोलेट कर देना है। ठीक है, उसको मतलब मच्छरदानी में छुड़ाना है, और उसे सेफली से दूर रखना है। ठीक है, देखो मैंने लिख भी रखा है, जो मच्छर है उसने क्या करा, काट लिया, और उसके ब्लड को क्या करा, चूसा, यानी कि इस वाले व्यक्ति का जो इन्फेक्टेड है। ठीक है, अब दूसरे वाले व्यक्ति ने इसने क्या करा, ब्लड को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में, अब ये क्या करेगा, इसके अंदर वायरस आ गए थे, अब यही वाले वायरस में इसमें इंजेक्ट कर दिए। तो ये हो सकता है इसमें डिजीज क्या डेवलप हो जाए, वो डिपेंड करेगी कंडीशन पे। जैसे मान लो जो डेंगू होता है मोस्टली किन किन को ज्यादा होने के चांस रहते हैं, जैसे मान लो बच्चों में ज्यादा रहता है, यानी कि बड़ों की तुलना में, या एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल है, प्रेग्नेंट हो रखी है, उसको बहुत ज्यादा चांस रहेंगे, या जिसको इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रखा है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो रखा है। ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्या हो जाता है, मान लो ऐसा नहीं है हर किसी को डेंगू हो जाए, अगर काट मान लो वायरस एंटर भी कर गया बॉडी के अंदर। थोड़ा सा मैंने देखो इसके बारे में लिख ही रखा है मच्छर के। ये जो मच्छर होता है वो मोस्टली क्या करता है, मॉर्निंग में काटता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में अंडे देता है। और ये इनकी जो सेकंड टाइप होता है, इसके सीरोटाइप मैंने बताया था, इनके कितने होते हैं, चार होते हैं, जिसमें सेकंड टाइप जो होता है वो मतलब बहुत ज्यादा डेंजर होता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या कारण होगा, क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं हम। ठीक है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। ठीक, तो कॉम्प्लिकेशन दो होते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, डेंगू टॉक्स सिंड्रोम होता है। तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो उसको उतारो। अब देखो, अगर मान लो किसी को डेंगू हो रखा है, तो क्या क्या परेशानी वो आपको बता सकता है। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं दो, एक तो इनिशियल सिम्टम्स होंगे इसके। ठीक है, और क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डेंगू के, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू टॉक्स सिंड्रोम। तो हम पहले इनिशियल सिम्टम पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, और इन्वेस्टिगेशन, और जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखो इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि हाई ग्रेड फीवर रहता है, वो बोलेगा क्या, मेरे को लगातार फीवर बना हुआ है और हाई ग्रेड है, मतलब 104 103। ठीक है, और ये हो गया हेडेक होगा, यानी कि सीवियर हेडेक होगा, बहुत ज्यादा बताएगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, और दर्द भी कौन से वाले रीजन में, फ्रंटल रीजन में, ये सामने वाला हिस्सा। ठीक है, और क्या होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, यानी कि ये क्या है, जो तुम्हारी आंखें हैं, बोलेगा उसके गुल्लो, ये आंखें, आंख के पीछे वाले हिस्से में उसके दर्द हो रहा है बहुत तेज वाला। ठीक, मैंने लिख भी रखा है पेन बिहाइंड द आई। ठीक है,
मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द बता सकता है, वो बोलेगा मेरी मसल्स बहुत ज्यादा दर्द कर रही हैं। जॉइंट्स पेन बता सकता है, यानी कि जोड़ों में उसकी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, ठीक। नोजिया हो सकती है, यानी कि उसका जी मिचला सकता है इसको। वॉमिटिंग आ सकती है उसको, यानी कि उल्टी वाली, ठीक है। स्किन में रैसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के रैसेस होते हैं, मैंने बताया था जब मैंने टाइफॉइड पढ़ाया था, ठीक है। उसमें रोज स्पॉट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, म्यूकोपेपलर, ठीक है। और क्या हो सकती है, माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, मोस्टली आप देखेंगे जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनमें प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, और प्लेटलेट का काम करता है ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग किससे, जैसे उसके होठों से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, ठीक है, स्टूल में खून आ सकता है। तो मैंने बताया ना ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्यों होती है, थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो कोई भी ब्लड वेसल हमने ले रखी है, ठीक है, ठीक, बताने के लिए सपोज ये ब्लड वेसल्स है, ठीक। अब अगर कहीं भी प्लेट, मान लो इसमें है कहीं पे इंजरी हो गई, ब्लड वेसल्स में पूरी तरीके कहीं भी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है ऐसे, ठीक है। और इसको मजबूती देने के लिए ऊपर इसके क्लोटिंग सेक्टर लग जाता है इस तरह से। तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब सपोज मान लो प्लेटलेट्स के नंबर्स कम हो जाए किसी तरह से, ठीक। तो क्या होगा, ब्लीडिंग लगातार होने लगेगी, या थोड़ी ब्लीडिंग होगी या ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो मोस्टली क्या होता है, जो डेंगू के पेशेंट रहते हैं उनको ब्लीडिंग के बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। एक चीज और, मान लो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो वो बोल रहा है कि मेरे मसल्स में पेन हो रहा है या जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो हम पेन किलर दे देते हैं। तो नहीं देना है आपको, जैसे एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इसका सेवन नहीं कराना है। हम पढ़ाएंगे, मतलब आगे जब ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे इसका। अब देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, डेंगू का इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, में कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए डेंगू में। तो देखो, यानी कि डेंगू में जो सबसे बेस्ट रहता है वो NS1, यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1। और साथ में हम एंटीबॉडीज पता करके देख सकते हैं, यानी कि IgG और IgM। ये क्या होता है, एंटीजन होता है जो वायरस पे होता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट क्या होगी, ये दोनों एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। तो इनका हम पता लगा सकते हैं इनसे, ठीक है। तो कैसे, देखो एक चार्ट मैंने बना रखा है, जैसे NS1, IgM, IgG और रिजल्ट, यानी कि क्या रिजल्ट रहेगा उसका। तो अगर मान लो NS1 क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1, यानी कि क्या है, एंटीजन मौजूद है, यानी कि किसी भी इंफेक्टेड व्यक्ति के अंदर, और ये दोनों नेगेटिव थे। तो इसका मतलब है क्या, इनिशियल इंफेक्शन हुआ है, यानी कि 1 से 2 दिन ही हुए, 2 या 3, ठीक है। अब मान लो ये NS1 भी पॉजिटिव है, साथ में क्या है, IgM एंटीबॉडीज भी क्या है, पॉजिटिव हो रखी है। तो क्या होगा, इसको एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी कि 3 से 5 दिन हो रखे हैं, यानी कि व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गए। या मान लो ये दोनों नेगेटिव हैं, ये भी और ये भी, यानी कि NS1 और IgM, और IgG क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो हुआ था, यानी कि उसे डेंगू हुआ था, लेकिन क्या है, वो ठीक हो रखा है, ठीक। और जैसे मान लो तीनों नेगेटिव हो रखे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर जो पढ़े लिखे नहीं होते ठीक से, तो वो क्या करते हैं, गलत डायग्नोज कर देते हैं, क्या ये हो सकता है कि डेंगू है, ठीक है, लेकिन है नहीं, इसको और कोई फीवर हो रखा है। तो अगर तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब उसने गलत डायग्नोज किया है, उसको डेंगू नहीं है, कोई और फीवर है, मलेरिया हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, ठीक है। या मान लो तीनों पॉजिटिव आ गए, तो क्या होगा, ये सीवियर को, यानी कि इसकी सीवियरिटी को शो करता है, यानी कि क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो रखी है पेशेंट की, ठीक है। तो ये तो कंफर्म करा देता है पूरी तरह से क्या डेंगू हो रखा है। और भी हम कुछ टेस्ट कराते हैं डेंगू वाले पेशेंट को, जैसे हम CBC कराते हैं। तो CBC कराने में हम क्या देख सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन देख सकते हैं व्यक्ति का। तो हीमोग्लोबिन या तो बढ़ा हुआ आएगा या क्या आएगा, घटा हुआ आएगा, जो डेंगू का पेशेंट होगा। तो किन किन कंडीशन में आएगा, जैसे ये बढ़ा हुआ कब आता है, यानी कि अगर प्लाज्मा लीक कर रहा है, यानी कि 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं, यानी कि प्लाज्मा लीक सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं तुम्हें। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ा आ रहा है, इसका मतलब है प्लाज्मा लीक कर रहा है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन घटा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रखा है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है व्यक्ति को। और क्या देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं, जैसे TLC देख सकते हैं हम। तो क्या होता है, TLC मोस्टली जो वायरल इंफेक्शन होता है उसमें कम होकर आती है, यानी कि घट जाती है, ठीक। और क्या देख सकते हैं CBC में, यानी कि DLC, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो न्यूट्रोफिल्स की संख्या है वो क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं मोस्टली नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, बताओ, यानी कि CBC में और क्या देख सकते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के नंबर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा घट जाते हैं डेंगू के पेशेंट में, ठीक है, और केसेस में भी, लेकिन डेंगू केसेस में ज्यादा रहते हैं। इसी वजह से ब्लीडिंग होती है, अगर प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है।
अब देखो ये क्या है, अब देखो क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं अगर डेंगू का कोई पेशेंट आता है। ये क्या है, जब कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए उस टाइम की बात बता रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो बिना कॉम्प्लिकेशन के हम क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं। जैसे रेस्ट पे और हाइड्रेशन, अगर कोई भी व्यक्ति जो डेंगू से ग्रस्त है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी काम नहीं करना, बेड पे लेटे रहना है। ठीक है, और एडिक्वेट कर देते हैं फ्लूइड से, यानी कि पर्याप्त उसे फ्लूइड देते हैं। और फ्लूइड में अलग अलग हो सकता है, जैसे मोस्टली गांव में बकरी का दूध देते हैं, ओआरएस देते हैं, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, कोकोनट है इसका, देखे, और क्या देते हैं, जैसे अनार का जूस है ये दे सकते हैं, बकरी का दूध है, ठीक है, ग्लो का जूस है, ये वगैरह देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अगर मान लो जैसे नॉर्मल है, उसका बीपी नॉर्मल है व्यक्ति का, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ओआरएस देंगे उसको। लेकिन मान लो उसका बीपी गिरने लगा, जो डेंगू का पेशेंट है और क्रिटिकल कंडीशन पे जा रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, आईवी फ्लूइड में एनएस दे सकते हैं, आरएल दे सकते हैं, ये हो गया। और क्या दे सकते हैं, जैसे उसे फीवर रहता है व्यक्ति को, जो मोस्टली फीवर की शिकायत बताता है डेंगू का पेशेंट, तो उसको रोकने के लिए पैरासीटामोल देते हैं। अब पैरासीटामोल के लिए डोज तो नहीं बतानी, डोज आपको पता होगी। ठीक है, और किस चीज को अवॉइड करना है तुम्हें, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर पैरासीटामोल के अलावा, जैसे गांव में पता नहीं होता इतना, तो एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, ब्रूफेन है, इनकी मोस्टली एनसेड और एनसेड को हम नहीं देते सिवाय पैरासीटामोल के। तो इनको अवॉइड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स के नंबर को कम कर देते हैं, और पहले से प्लेटलेट्स के नंबर कम हो रखे तो और नुकसान हो सकता है व्यक्ति को। और क्या करते हैं, साथ में हम मॉनिटरिंग करते हैं, यानी कि मान लो जो भी पेशेंट होगा उसको देखते रहेंगे। ठीक है, क्या क्या, उसकी सीबीपी चेक कराते रहेंगे टाइम टू टाइम हर दिन। उससे क्या देखेंगे, हम उसकी प्लेटलेट्स को देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन को, टीएलसी को, ये देखते रहेंगे। मोस्टली हम प्लेटलेट्स देखते हैं और वाइटल उसके देखते रहते हैं, यानी कि वाइटल क्या क्या चेंज हो रहा है। जैसे वाइटल में क्या होता है तुम्हारा, जैसे हार्ट रेट, तो हार्ट रेट उसकी कितनी हो रखी है, नॉर्मल कितनी होती है, 72 रहता है। ठीक है, 1 मिनट में अगर 100 से ऊपर चली गई तो टैकीकार्डिया, और 60 से कम तो ब्रेडिकार्डिया। तो देखते रहते हैं कि उसकी हार्ट रेट कम बढ़ती तो नहीं हो रही है। और क्या देख सकते हैं, उसका रेस्पिरेशन देख सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन ज्यादा तो नहीं हो रखा है। टेम्परेचर देख सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं हो रखा है। और क्या हो सकता है, एसपीओ2 देख सकते हैं उसका, एसपीओ2 कितना होता है, 95 रहता है ना। ठीक है, तो इससे कम तो नहीं हो गया, सैचुरेशन तो नहीं गिर रहा ऑक्सीजन का। तो इसके वाइटल को देखते रहते हैं, यूरिन आउटपुट देखते रहते हैं, यानी कि यूरिन आउटपुट अगर नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है, यानी कि प्लाज्मा लीक कर रहा है, तो यूरिन आउटपुट बहुत जरूरी है उसको मॉनिटरिंग करना। अगर इतना यूरिन आउटपुट कर रहा है, यानी कि 0.5 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से, तो गुड माना जाता है कि सही कंडीशन है उस व्यक्ति की। और क्या होता है, कुछ वार्मिंग साइन होते हैं, जैसे उसके पेट में दर्द बता रहा है व्यक्ति कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में तुम डाइसाइक्लोमिन दे सकते हो उसको, बेंटिल के नाम से मिलती है। अगर उसको वॉमिट हो रही है तो ऑन्डनसेट्रोन, जैसे वोमिकाइन के नाम से मिलती है, एमसेट के नाम से इंजेक्शन मिलता है। ठीक है, ऑन्डेम के नाम से। और उसको ब्लीडिंग हो रही है, या मान लो कोल्ड एक्टिविटी, ये क्या है, जैसे उसके हाथ पैर अगर ठंडे पड़ने लगे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसका बीपी फॉल कर रहा है। ठीक है, तो अगर बीपी फॉल कर रहा है तो हम क्या करते हैं, बीपी को बढ़ाने के लिए हम नोरेट देते हैं। अलग अलग होता है नोरेट को, हम देखते हैं स्पीड कैसे डिसाइड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने 2 इनपुट नोरेट को दिया 40 ml एनएच में, और इसकी अलग अलग स्पीड रहती है, हम बीपी देख लेते हैं मॉनिटरिंग करने का। ऐसे मान लो 4 ml पर आवर के हिसाब से दे सकते हैं, 5 ml, वो डिसाइड करता है जब बीपी है कितना कम हो रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिना कॉम्प्लिकेशन के, यानी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रखा है व्यक्ति को, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, तब उस कंडीशन में तो ये सही है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो रखे हैं तो इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन पे पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो गए तो फ्लूइड का मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम। ठीक है, कौन सा फ्लूइड दे सकते हैं, कितनी स्पीड से फ्लूइड देना है, और क्या क्या हमें टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है, कौन सा ड्रग्स देना चाहिए, तो वो हम इसके बाद लेंगे। ठीक है, तो इसको उतारो।